7 अक्टूबर 1959 बगदाद की सड़कों पर शाम धीरे धीरे उतर रही थी। इराक के प्रधानमंत्री अब्दुल करीम कासिम अपनी कार में बैठकर रोज की तरह दफ्तर से निकलते हैं। गाड़ी एक संकरी सड़क पर मोड़ लेती है। तभी कुछ हमलावर गाड़ी पर मशीन गन की गोलियों की बौछार कर देते हैं। कांच टूट जाते हैं। ड्राइवर मौके पर ही ढेर हो जाता है और एक 22 साल के दुबले पतले नौजवान की बंदूक से निकली गोली कासिम के हाथ और कंधे में लगती है। हालांकि वो बचकर भागने में सफल हो जाता है और जवाबी गोलीबारी में उस नौजवान के पैर में भी गोली लग जाती है। घायल हालात में वो किसी तरह वहां से भागता है और पहले सीरिया और फिर इजिप्ट पहुंचता है। उस लड़के का नाम था सद्दाम हुसैन, जिसे सरकार ने भगौड़ा करार दे दिया था, लेकिन इराकी लोगों के बीच वो एक क्रांतिकारी बन गया था। वही सद्दाम हुसैन जिसने एक गरीब परिवार से निकलकर इराक के राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया, जिसने अपने 26 लीटर खून से 605 पन्नों की कुरान लिखवाई, जिसने अपने सामने खड़े होने वाले हर एक इंसान को मौत के घाट उतार दिया और पूरी दुनिया में अपनी सनक, ताकत और डर का ऐसा माहौल फैला दिया कि साल 2003 में 1/3 दुनिया यानी कुल 49 देशों ने इराक पर हमला कर दिया, क्योंकि सद्दाम का कद इतना बढ़ चुका था कि वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका था। कुछ लोगों के लिए सद्दाम एक नायक था जिसने इराक में खूब डेवलपमेंट करवाई, तो कुछ के लिए ऐसा खलनायक जिसके लिए इंसानों की जान की कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन सद्दाम हुसैन कैसे बना इराक का तानाशाह? सद्दाम की वो कौन सी सन की हरकतें थीं जिसने अमेरिका की भी नाक में दम कर रखा था? कैसे इस खलनायक के जिंदगी के आखिरी दिन अपनी जान की भीख मांगने में बीते? क्यों सद्दाम हुसैन की मौत पर खुद अमेरिकी भी रो रहे थे? और क्या सद्दाम हुसैन एक हीरो था या विलन? जानेंगे सद्दाम हुसैन की पूरी कहानी इस वीडियो में, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। 28 अप्रैल 1937 इराक के उत्तरी हिस्से में बसे तिरकित शहर के पास एक छोटे से गांव अजवा में सद्दाम हुसैन का जन्म हुआ। लेकिन उनके जन्म से पहले ही उनके पिता अब्दुल माजिद की कैंसर से मौत हो चुकी थी और सिर्फ 12 साल की उम्र में उसके बड़े भाई की भी उसी बीमारी से मौत हो गई, जिससे सद्दाम की मां सुबह तुलफल मुसल्लस को काफी बड़ा झटका लगा। जब सद्दाम उनके पेट में था तब उन्होंने अबॉर्शन करवाने और अपनी जान लेने की कोशिश भी की थी, मगर फिर सद्दाम के जन्म के बाद ही उन्होंने खुद को संभाला और बच्चे को पालने का फैसला किया। हालांकि गरीबी इतनी थी कि वो लंबे समय तक सद्दाम को अपने पास नहीं रख पाई। मजबूरी में उन्होंने उन्हें अपने भाई खैरुल्लाह तलफा के पास भेज दिया। खैरुल्लाह एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे और इराकी राष्ट्रवादी राजनीति से जुड़े हुए थे। उनके साथ रहते हुए सद्दाम ने पहली बार राजनीति और सत्ता की दुनिया को करीब से देखा, लेकिन कुछ सालों बाद ही खैरुल्लाह पर प्रो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा और उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके बाद सद्दाम को वापस अपनी मां के पास लौटना पड़ा। इस दौरान उनकी मां ने दूसरी शादी इब्राहिम अल हसन से कर ली थी, जिनके 3 बच्चे हुए। लेकिन सौतेले पिता का व्यवहार सद्दाम के खिलाफ काफी कठोर था। वो उससे मारपीट करते थे और इसी दुर्व्यवहार ने सद्दाम को जिद्दी और आक्रामक बना दिया। करीब 10 साल की उम्र में जब सद्दाम को पता चला कि उनके मामा जेल से रिहा हो चुके हैं, तो वो घर छोड़कर वापस तिरकित चले गए और वहीं नेशनलिस्ट हाई स्कूल में पढ़ाई शुरू की। और 1957 में सिर्फ 20 साल की उम्र में सद्दाम ने अरब सोशलिस्ट बाथ पॉलिटिकल पार्टी में दाखिला ले लिया। साल 1958 में सद्दाम ने अपने मामा की ही बेटी साजिदा खैरुल्लाह तलफा से शादी की। इस शादी से उनके 5 बच्चे हुए और पार्टी में भी वो इराकी सरकार के खिलाफ कई गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। फिर आया साल 1959 जब सद्दाम ने अपने ही देश के प्राइम मिनिस्टर अब्द अल करीम कासिम को मारने का प्लान बनाया, लेकिन उनकी गाड़ियों को गोलियों से छलनी करने के बावजूद सद्दाम की गैंग कासिम को नहीं मार पाई। जिसके बाद इराकी सेना ने एक एक करके सद्दाम के सभी गैंग मेंबर्स को मार दिया, लेकिन सद्दाम अपनी जान बचाते हुए
इराक से फरार होकर इजिप्ट चला गया। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इजिप्ट में रहते हुए सद्दाम इराक के तानाशाह कैसे बने, तो इसके पीछे भी दिमाग हिला देने वाली कहानी है। साल 1963 में इराक की राजनीति ने अचानक करवट ली। अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी से जुड़े सैन्य अधिकारियों ने तख्ता पलट करते हुए राष्ट्रपति अब्दुल करीम कासिम की सरकार को हटा दिया और कुछ ही समय बाद उन्हें फांसी दे दी गई। सत्ता बाथ पार्टी के हाथों में आ चुकी थी। ये खबर सुनते ही इजिप्ट में निर्वासन का जीवन जी रहा सद्दाम हुसैन जल्दबाजी में इराक वापस लौट आया, लेकिन पार्टी के अंदर चल रहे सत्ता संघर्ष और गुटबाजी का असर उस पर भी पड़ा और कुछ ही समय बाद उसे गिरफ्तार करके करीब 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। 1966 में जेल से रिहा होने के बाद सद्दाम की किस्मत ने एक बार फिर करवट ली, जब बाथ पार्टी के प्रभावशाली नेता और उनके करीबी रिश्तेदार अहमद हसन अल बकर ने उन्हें पार्टी की डिप्टी सेक्रेटरी का पद दे दिया। यहीं से सद्दाम का असली राजनीतिक उभार शुरू हुआ। पार्टी के सिक्योरिटी और स्पाई नेटवर्क को मजबूत करने की जिम्मेदारी उनके हाथों में आई और इसी दौरान विरोधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी शुरू हुई। रिपोर्ट्स की माने तो सद्दाम अपने दुश्मनों से पूछताछ के दौरान खूब टॉर्चर करते थे और 160 टॉर्चर मेथड्स की पूरी लिस्ट बना ली थी, जिनमें बिजली के झटके देना, कैदियों को उल्टा लटकाना, नाखून उखाड़ना, जलती हुई सिगरेट आंख में घुसा देना जैसी टॉर्चर मेथड्स शामिल थी। धीरे धीरे इराक की राजनीति में सद्दाम के नाम का डर फैलने लगा। इसके बाद 1968 में बाथ पार्टी ने एक और तख्ता पलट किया और अहमद हसन अल बकर इराक के चौथे राष्ट्रपति बन गए। सद्दाम हुसैन को औपचारिक तौर पर वाइस प्रेसिडेंट यानी सेकंड इन कमांड बनाया गया, लेकिन सत्ता के गलियारों में माने जाने लगा था कि फैसलों पर पकड़ अल बकर से ज्यादा सद्दाम की है। सरकारी मशीनरी, सुरक्षा एजेंसियां और पार्टी संगठन धीरे धीरे उनके कंट्रोल में आते जा रहे थे। इसी दौर में इराक की इकोनॉमी में बड़ा बदलाव देखने को मिला। सद्दाम ने देश के तेल उद्योग को गवर्नमेंट कंट्रोल में लेने की प्रोसेस आगे बढ़ाई, जिससे सरकार की आमदनी अचानक बढ़ गई। तेल से आए पैसों का इस्तेमाल बड़े पैमानों पर विकास योजनाओं में किया गया। स्कूल और अस्पताल बनाए गए, साक्षरता अभियान शुरू हुए और कई इलाकों तक पहली बार बिजली और बुनियादी सुविधाएं पहुंची। साथ ही सेना को भी मॉडर्न बनाने पर जोर दिया गया। इन फैसलों की वजह से देश के एक बड़े वर्ग में उनकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ने लगी। वो इराक के हीरो बन चुके थे। सद्दाम की इस बढ़ती ताकत को देखकर राष्ट्रपति अल बकर को सता जाने का डर सताने लगा। सद्दाम अभी भी उनकी कुछ नहीं मानता था और जलन में अल बकर ने सद्दाम को पॉलिटिक्स से निकालने के लिए एक चाल चली, लेकिन ये चाल उन पर ही उल्टी पड़ गई और सद्दाम उन्हें गद्दी से उतारकर 16 जुलाई 1979 के दिन खुद इराक के राष्ट्रपति की कुर्सी संभाल चुका था। और यही वो मोड़ था जहां से सद्दाम हुसैन की असली बादशाहत की शुरुआत हुई। एक गांव के लड़के से तानाशाह बनने का सफर शुरू होने वाला था। साल 1979 का समय था जब पूरी दुनिया में तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही थी। इराक के पास तेल का विशाल भंडार था और सद्दाम ने इस मौके को आर्थिक ताकत में बदलने की कोशिश की। तेल से आई भारी आमदनी के दम पर बगदाद समेत कई शहरों में तेजी से विकास कार्य शुरू हुए। महिलाओं की शिक्षा और रोजगार को भी बढ़ावा दिया। कुछ ही वर्षों में इराक की साक्षरता दर पूरे मध्य पूर्व में सबसे बेहतर मानी जाने लगी। इस दौर में सद्दाम खुद को सिर्फ इराक का शासक नहीं बल्कि पूरे अरब जगत का मजबूत चेहरा मानने लगे। उन्होंने अरब राष्ट्रवाद और एकता की बात खुलकर की और पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका और ब्रिटेन की नीतियों को चुनौती देना शुरू कर दिया। उनके भाषणों में आत्मविश्वास और आक्रामकता दोनों दिखाई देती थी, जिससे समर्थकों के बीच उनकी छवि एक ताकतवर नेता की बनने लगी। लेकिन जितनी तेजी से इराक बाहर से आधुनिक दिखाई दे रहा था, अंदर सत्ता का माहौल उतना ही सख्त होता जा रहा था। राष्ट्रपति बनने के पहले ही हफ्ते में सद्दाम ने बाथ पार्टी की एक बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने खुद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाते हुए 68 लोगों के नाम सार्वजनिक किए। इनमें से कई नेताओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 लोगों को फांसी दे दी गई। सिर्फ 1 महीने के भीतर उन्होंने पार्टी और सत्ता के अंदर मौजूद लगभग सभी विरोधियों को
हटा दिया। सत्ता पूरी तरह मजबूत होने के बाद सद्दाम का निजी जीवन भी बेहद भव्य होता चला गया। अलग अलग समय में उनके लिए करीब 20 बड़े महल बनाए। उस दौर में इराक जैसे रेगिस्तानी देश में पानी ताकत और संपन्नता का प्रतीक माना जाता था, इसलिए लगभग हर महल में बड़े बड़े स्विमिंग पूल और बगीचे बनाए गए थे। कहा जाता है कि वो रोज सुबह करीब 3 बजे उठकर तैराकी करते थे और अपनी दिनचर्या को बेहद अनुशासित रखते थे। सुरक्षा के मामले में सद्दाम बेहद सतर्क थे। उन पर कई हमलों की आशंका बनी रहती थी, इसलिए उनके पास 8 से 10 बॉडी डबल यानी हम शक्ल मौजूद थे, जो कई सार्वजनिक कार्यक्रमों और बैठकों में उनकी जगह दिखाई देते थे। उनके खाने को परमाणु और रासायनिक विशेषज्ञों द्वारा पहले जांचा जाता था ताकि उसमें जहर या रेडिएशन जैसी कोई चीज ना हो। यहाँ तक कि उनके स्विमिंग पूल के पानी की भी नियमित जांच की जाती थी। सद्दाम की जिंदगी में बहुत चौंकाने वाले किस्से, लेकिन एक किस्सा बहुत ही रहस्यमय है। साल 1997 में सद्दाम ने इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र किताब कुरान को अपने खून से लिखवाने का ऐलान किया, जिसके बाद अगले 2 सालों तक सद्दाम ने थोड़ा थोड़ा करके अपना 27 लीटर खून दिया और इस खून को स्याही में बदलकर कुरान लिखने का काम बाश शाकिर जैदी नाम के लेखक को दिया गया, जिसने 605 पन्नों की कुरान लिखी, वो भी सद्दाम के खून से। यह कुरान बाद में बगदाद की अल मारिक मस्जिद, जिसे मदर ऑफ ऑल बैटल मस्जिद भी कहा जाता है, वहां रखी। इसे देखने के लिए लोग दूर दराज से आने लगे, कुछ श्रद्धा की भावना से तो कुछ सिर्फ हैरानी और जिज्ञासा के कारण। लेकिन इस कदम ने दुनिया भर में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। सद्दाम के समर्थकों ने इसे उनकी धार्मिक आस्था और इस्लाम के प्रति समर्पण का प्रतीक बताया, जबकि दूसरी तरफ कई इस्लामिक विद्वानों और आलोचकों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उनका मानना था कि इस्लामिक परंपरा में खून को नापाक माना जाता है, इसलिए उससे कुरान लिखना धार्मिक रूप से सही नहीं है। ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला किस्सा और है। सद्दाम द्वारा बगदाद में बनाई गई मस्जिद अल मारिक से जुड़ा। इसको खास तौर पर 2001 में सद्दाम हुसैन की सालगिरह के लिए बनवाया गया था। खास बात ये थी कि इसकी मीनारें स्कड मिसाइल की शक्ल में थी। ये वही मिसाइलें थी जिन्हें सद्दाम हुसैन ने खाड़ी युद्ध के दौरान इजराइल पर दगवाया था। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जो 43 दिनों तक चला था, उसकी याद दिलाने के लिए इन मीनारों की ऊंचाई 43 मीटर रखी गई थी। सद्दाम को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उनके सामने आंख उठाकर भी देखे। बात सन 2002 की है, जब सद्दाम ने कैबिनेट बैठक के दौरान अपने एक मंत्री को अपनी घड़ी देखते हुए देख लिया। जब बैठक समाप्त हो गई तो उन्होंने उस मंत्री को रुकने के लिए कहा। उन्होंने उनसे पूछा कि आपको बहुत जल्दी है? जब उस मंत्री ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, तो सद्दाम ने उन्हें डांटते हुए कहा कि ऐसा कर आपने मेरा अपमान किया है। इसके बाद सद्दाम ने आदेश दिया कि उन मंत्री को उसी कमरे में 2 दिनों तक कैद रखा जाए। वो मंत्री बैठक कक्ष में 2 दिनों तक कैद रहा। उसे लगता रहा कि उसे कभी भी बाहर ले जाकर गोली मारी जा सकती है। आखिर में सद्दाम ने उनके प्राण बख्श दिए, लेकिन उन्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ा। कहा जाता है कि सद्दाम को शादीशुदा औरतों से संबंध बनाना खास तौर से पसंद था। यह उनके पतियों को जलील करने का उनका अपना तरीका हुआ करता था। इसी के चलते 1988 के आसपास सद्दाम को बहुत बड़े पारिवारिक संकट से गुजरना पड़ा, जब उनके इराकी एयरवेज के महानिदेशक की पत्नी समीरा शाहबंदर से संबंध हो गए। समीरा लंबी थी, हसीन थी और उनके सुनहरे रंग के बाल भी थे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो शादीशुदा थी। अब सद्दाम हुसैन के पतन की कहानी अगर देखी जाए तो इसकी शुरुआत अमेरिका से नहीं बल्कि ईरान से होती है। साल 1980 में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आगे चलकर इराक की किस्मत बदल दी। सद्दाम ने पड़ोसी देश ईरान पर हमला कर दिया। उस समय ईरान हाल ही में हुई इस्लामिक क्रांति से गुजर रहा था और सद्दाम को लगा कि कमजोर पड़ चुका ईरान ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा, लेकिन उनका अनुमान गलत साबित हुआ। ईरान इराक युद्ध पूरे 8 साल तक चला और दोनों देशों के लिए बेहद विनाशकारी साबित हुआ। लाखों सैनिक और नागरिक मारे गए, शहर तबाह हो गए और इराक पर भारी विदेशी कर्ज चढ़ गया। युद्ध खत्म होने तक इराक आर्थिक रूप से थक चुका था। तेल से कमाई तो थी, लेकिन कर्ज और तबाही ने देश की नींव कमजोर कर दी थी। युद्ध के बाद सद्दाम को अपनी गिरती साख और अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए बड़े कदम की जरूरत महसूस हुई और यही उन्होंने दूसरी बड़ी गलती कर दी। साल 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। सद्दाम का दावा था कि कुवैत ऐतिहासिक रूप से इराक का हिस्सा रहा है
और वो तेल उत्पादन बढ़ाकर कीमतें गिरा रहा है, जिससे इराक को आर्थिक नुकसान हो रहा है। हमला इतना तेज था कि कुछ ही घंटों में कुवैत इराकी सेना के कब्जे में आ गया। लेकिन इस बार मामला सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहा। दुनिया भर के कई देश इराक के खिलाफ खड़े हो गए। संयुक्त राष्ट्र ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। 1991 में अमेरिका के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन सेना, जिसमें 42 देश थे, उसने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में इराकी सेना को पीछे हटना पड़ा और कुवैत आजाद हो गया। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन इराक के लिए असली मुश्किलें अब शुरू। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने देश की इकोनॉमी को लगभग तोड़ दिया। दवाइयों की कमी होने लगी, खाद्य संकट बढ़ा और आम लोगों की जिंदगी बेहद कठिन हो गई। कई रिपोर्ट्स में उस दौर में कुपोषण और बीमारियों से बच्चों की मौतों का जिक्र मिलता है। बावजूद इसके सद्दाम सत्ता से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। पूरे 1990 के दशक में इराक लगातार आर्थिक और राजनीतिक दबाव में रहा। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों ने देश को लगभग घुटनों पर ला दिया था। जनता मुश्किलों से जूझ रही थी, लेकिन सद्दाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को अब भी मजबूत नेता के रूप में पेश करते रहे। वो ये दिखाना चाहते थे कि इराक दबाव के बावजूद झुकेगा नहीं। फिर आया 11 सितंबर 2001, जब अमेरिका में आतंकी हमलों के बाद पूरी दुनिया का माहौल बदल गया। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध की घोषणा की और कुछ ही समय बाद इराक भी उसके निशाने पर आ गया। 2003 में अमेरिका ने दावा किया कि सद्दाम हुसैन के पास सामूहिक विनाश के हथियार यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मौजूद है। बाद में ऐसे हथियारों के ठोस सबूत नहीं मिले, लेकिन तब तक फैसला लिया जा चुका था। मार्च 2003 में अमेरिकी सेना ने इराक पर हमला किया और कुछ ही हफ्तों में बगदाद पर कब्जा कर लिया। सद्दाम हुसैन सत्ता से बेदखल हो गए। सत्ता गिरने के बाद वो अंडरग्राउंड हो गए। महीनों तक वो इराक के गांवों, खेतों और छिपे ठिकानों में घूमते रहे। लेकिन आखिरकार दिसंबर 2003 में अमेरिकी सेना ने उन्हें टर्कित के पास एक छोटे से अंडरग्राउंड बंकर से गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी की तस्वीरें पूरी दुनिया में फैल गईं। लंबी दाढ़ी, थका हुआ चेहरा और साधारण कपड़े, यही वो आदमी था जिसे कभी दुनिया एक ताकतवर तानाशाह के रूप में जानती थी। इसके बाद 2005 में उनके खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ, जिसमें मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और नरसंहार जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। और दुनिया ने देखा कि कैसे एक ताकतवर शख्स अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। जब सद्दाम को गिरफ्तार किया गया तो जेल में सद्दाम के आखिरी क्षणों तक साथ रहे 551 मिलिट्री पुलिस कंपनी से चुने गए इन सैनिकों को सुपर डेल कहकर पुकारा जाता था। इनमें से एक बिल बर्नेट पावर ने एक किताब लिखी, द प्रिजनर इन हिज पैलेस, हिज अमेरिकन गार्ड्स एंड व्हाट हिस्ट्री लेफ्ट अनसेड, जिसमें उन्होंने सद्दाम की सुरक्षा करते हुए उनके अंतिम दिनों के विवरण को साझा किया। वार्डन पर्वर लिखते हैं कि जब उन्होंने सद्दाम को उनके लोगों के हवाले किया जो उन्हें फांसी देने वाले थे, तो सद्दाम की सुरक्षा में लगे सभी सैनिकों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि हमने सद्दाम को एक मनोविकृत हत्यारे के रूप में कभी नहीं देखा। हम तो अपने दादा की तरह उन्हें देखते थे। खैर, लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। उनकी फांसी का वीडियो भी बाहर आ गया, जिसमें आखिरी पलों में वो शांत दिख रहे थे और अल्लाहू अकबर कहते हुए सुने गए। इस वीडियो ने दुनिया भर में बहस छेड़ दी। कुछ लोगों ने इसे न्याय माना तो कुछ का मानना था कि राजनीति और युद्ध ने एक पूरे देश को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, सद्दाम हुसैन एक हीरो था या विलन? एक धार्मिक और ताकतवर राष्ट्रपति था जिसने अपने देश को वेस्टर्न कंट्रीज के सामने झुकने नहीं दिया। फिर एक सन की तानाशाह। अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके 11,111 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसे ही रोंगटे खड़ी कर देने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।